हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोइल की शेयर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं। तो ये 4 तरह के टेस्ट यूज करते हैं हम। पहला है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, दूसरा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, तीसरा है ट्राईएक्सियल टेस्ट एंड चौथा है वेन शेयर टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट हैं। ट्राईएक्सियल टेस्ट डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, तो हम इन 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। इन टेस्ट को डिस्कशन करने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेनेज कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो पहली जो ड्रेनेज कंडीशन है वो है अनकंसोलिडेट अनड्रेन्ड कंडीशन। अनकंसोलिडेट अनड्रेन्ड मीन्स यू से अनकंसोलिडेशन और यू से अनड्रेन्ड कंडीशन। दूसरी है कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन, CU कंडीशन, C से कंसोलिडेशन और U से अनड्रेन्ड, तो ये होगी कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। तीसरी है कंसोलिडेशन ड्रेन्ड कंडीशन, CD, C से कंसोलिडेशन और D से ड्रेन्ड कंडीशन। ये ड्रेनेज कंडीशन क्या होती हैं? तो जब हम शेयर स्ट्रेंथ चेक करते हैं सोइल की, तो वो 2 स्टेज में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। 2 स्टेज। 2 स्टेज कौन सी होंगी? मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 को हम कहते हैं सेल प्रेशर स्टेज, इसका दूसरा नाम है कंसोलिडेशन स्टेज, और स्टेज 2 है, इसको हम कहते हैं डेविएटर स्टेज। और इसका दूसरा नाम है शेयर स्टेज। जब हम शेयर स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये जो टेस्ट होगा वो 2 स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 का नाम है सेल प्रेशर स्टेज, सेल 2 डेविएटर स्टेज। इनके अल्टरनेट नाम भी है, इसको हम कंसोलिडेशन स्टेज भी कहते हैं और स्टेज 2 को हम शेयर स्टेज भी कहते हैं। अब देखो ये स्टेज क्या क्या होती हैं। देखिए कि सेल प्रेशर स्टेज क्या होगी और डेविएटर स्टेज क्या होगी। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये डायग्राम ट्राईएक्सियल टेस्ट का पार्ट है, लेकिन इन कंडीशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम में देखेंगे कि सेल प्रेशर स्टेज क्या होगी और डेविएटर स्टेज क्या होगी। फिर ये समझ में आने के बाद ही ये तीनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम में ये सिलेंडर है और यहाँ पे हम सॉइल सैंपल फिल कर देते हैं। सॉइल सैंपल के चारों तरफ पानी होगा और उस पानी का जो प्रेशर लगेगा इस सॉइल के ऊपर, उसके बाद हम इसके ऊपर वर्टिकल लोडिंग लगाते हैं जिसको हम कहेंगे डेविएटर स्टेज। अब देखो, जब इसमें सेल प्रेशर मतलब इस पानी का जब प्रेशर लगेगा, जब इस पानी का इस पे प्रेशर लगेगा, तो इस पानी के कारण लगने वाले प्रेशर के कारण सोइल में पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर उस पोर वाटर प्रेशर को हम यहाँ से रिमूव होने दें, अगर उस पोर वाटर प्रेशर को हम यहाँ से रिमूव होने दें तो उसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। अगर यहाँ से सेल प्रेशर, ये जो वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से अगर पानी को रिमूव ना होने दें तो उसको कहेंगे हम अनकंसोलिडेशन। पहले हमने सेल प्रेशर अप्लाई किया, उसके बाद हम डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई होगा तो सॉइल के वॉइड्स में जो पानी होगा, अगर वो रिमूव हो जाता है तो उस सॉइल को कहेंगे हम ड्रेन्ड। अगर वो रिमूव नहीं होता तो उसको कहेंगे हम अनड्रेन्ड कंडीशन। तो देखो यहाँ से पहली कंडीशन है अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। इट मीन्स
फर्स्ट स्टेज में भी वाटर को रिमूव नहीं होने दिया हमने। अनकंसोलिडेशन का मतलब पानी का रिमूव ना होना, कंसोलिडेशन का मतलब पानी का रिमूव हो जाना। तो देखो अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन क्या हुई, स्टेज वन में जब सेल प्रेशर या कंसोलिडेशन स्टेज है, जब सेल प्रेशर लगाया गया तो हमने पानी को रिमूव नहीं होने दिया, हमने वाल्व को बंद रखा, तो कंडीशन कौन सी हो गई हमारी, अनकंसोलिडेशन। जब हमने डेविएटर स्ट्रेस लगाया तब भी हमने वाल्व को बंद रखा, तो इसमें भी पानी रिमूव नहीं होगा। अगर वाल्व बंद होगा तो ये कंडीशन कैसी होगी हमारी, अनड्रेन्ड कंडीशन। मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेज 1 में भी हम पानी को रिमूव नहीं होने दे रहे और स्टेज 2 में भी हम पानी को रिमूव नहीं होने दे रहे, तो कंडीशन बन गई अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। उसके बाद है कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। कंसोलिडेशन का मतलब पानी का रिमूव हो जाना, मतलब जब हमने सेल प्रेशर अप्लाई किया तो हमने पानी को रिमूव होने दिया, मीन्स हमने वाल्व को ओपन रखा, लेकिन जैसे ही हमने स्टेज 2 में डेविएटर स्ट्रेस लगाया तो यहाँ से पानी को रिमूव नहीं होने दिया, तो कंडीशन कौन सी होगी, अनड्रेन्ड कंडीशन। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। वहीं पे तीसरी कंडीशन है कंसोलिडेशन ड्रेन्ड कंडीशन। कंसोलिडेशन का मतलब पानी का रिमूव होना, तो स्टेज 1 में जब हमने सेल प्रेशर लगाया तो यहाँ से वाल्व ओपन रखा तो यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा, तो स्टेज होगी हमारी कंसोलिडेशन। जैसे ही हमने स्टेज 2 में डेविएटर स्ट्रेस लगाया तो ड्रेन्ड मीन्स उसमें भी हमने पानी को रिमूव होने दिया। तो इस तरह से ये 3 तरह की कंडीशंस होती हैं ड्रेनेज की। ये कंडीशन डिपेंड करेगी कि हमारी जो सोइल है उसका टाइप कौन सा है, हम ये जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है। स्टेज 2 का नाम है डेविएटर स्टेज या फिर शियर स्टेज। अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक में तो सेल का प्रेशर लगता है चारों तरफ, इस सोइल सैंपल पर पानी का चारों तरफ से प्रेशर लगता है जिसको हम कहेंगे सेल प्रेशर। उसके बाद दूसरी जो लोडिंग लगाते हैं हम नॉर्मल लोडिंग, जिसको हम कहेंगे डेविएटर स्टेज। तो 2 स्टेज होगी, स्टेज 1 में हमने क्या लगाया, सेल प्रेशर, और स्टेज 2 में हमने डेविएटर स्ट्रेस। अब कंसोलिडेशन और अनकंसोलिडेशन का मतलब आप लोगों को पता है। कंसोलिडेशन का मतलब उसके पोर में से वाटर का रिमूव हो जाना, और अनकंसोलिडेशन का मतलब उस सोइल के पोर्स में से वाटर का रिमूव न होना। तो जब हमने स्टेज 1 जब हमने सेल प्रेशर लगाया तो अगर इस वाल्व को बंद रखेंगे तो हमारी स्टेज कौन सी होगी, अनकंसोलिडेशन। ये स्टेज 1 को डिनोट करेगी। वहीं पे जब हम डेविएटर स्टेज पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब भी अगर हम ड्रेनेज वाल्व रखेंगे तो भी पानी रिमूव नहीं होगा। दोनों कंडीशन में पानी रिमूव नहीं हुआ, जब हमने सेल प्रेशर लगाया और जब हमने डेविएटर स्ट्रेस लगाया, तो इसको हम कहेंगे अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। दूसरा है कंसोलिडेशन, मतलब पहली स्टेज में पानी रिमूव हो गया। अनड्रेन्ड मतलब दूसरी स्टेज में पानी रिमूव नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन है कंसोलिडेशन ड्रेन्ड कंडीशन। पहली स्टेज में जब हमने सेल प्रेशर लगाया तो भी पानी रिमूव हो गया, और स्टेज 2 में जब हमने डेविएटर स्ट्रेस लगाया तो भी पानी रिमूव हो गया, तो कंडीशन होगी हमारी ड्रेन्ड कंडीशन। अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन थी हमारी अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड मीन्स कि हम स्टेज 1 में भी वाटर को रिमूव नहीं होने देते और स्टेज 2 मतलब शियर स्टेज में भी पानी को रिमूव नहीं होने देते। तो डेफिनेशन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट नो ड्रेनेज ऑफ पोर वाटर इज परमिटेड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज that is consolidation stage and no drainage is permitted during second stage that is shear stage। means पहली स्टेज कंसोलिडेशन स्टेज और दूसरी स्टेज shear स्टेज, दोनों में पानी को रिमूव नहीं होने देते, तो हमारी कंडीशन होगी अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड कंडीशन। दूसरी है कंसोलिडेशन
अनड्रेन्ड कंडीशन, कंसोलिडेशन मीन्स पहली स्टेज में हम पानी को रिमूव होने दे रहे हैं और दूसरी कंडीशन हमारी अनड्रेन्ड है तो हम पानी को रिमूव नहीं होने दे रहे। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट ड्रेनेज ऑफ एक्सेस पोर वाटर इज परमिटेड इन दी फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में परमिट कर रहे हैं पोर वाटर प्रेशर को रिमूव होने के लिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, बट नो ड्रेनेज इज परमिटेड इन सेकेंड स्टेज, क्योंकि सेकेंड कौन सी है, अनड्रेन्ड, तो दूसरी स्टेज में नो ड्रेनेज इज परमिटेड। तीसरी ड्रेनेज कंडीशन है कंसोलिडेशन ड्रेन्ड कंडीशन। कंसोलिडेशन ड्रेन्ड मीन्स दोनों स्टेज में हम पानी को रिमूव होने दे रहे हैं या पानी को रिमूव होने की परमिट कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट ड्रेनेज ऑफ excess pore water is permitted in both the consolidation and shear stage, मतलब पहली स्टेज कंसोलिडेशन स्टेज और दूसरी shear स्टेज, दो स्टेज, पहली कंसोलिडेशन दूसरी shear स्टेज, तो दोनों स्टेज में हम पानी को परमिट कर रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन होगी कंसोलिडेशन ड्रेन्ड कंडीशन। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, तो इसके लिए मैंने 3 टेस्ट बताए थे जो हम पढ़ेंगे। पहला है डायरेक्ट शेयर टेस्ट, दूसरा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, तीसरा है वेन शेयर टेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में। तो देखिए ये जो टेस्ट है किस लिए यूज किया जाता है, सबसे पहले सोइल की शेयर स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए। It is most common simple test and commonly used for determination of shear strength of soil. It is performed in a shear box. अब देखो इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। इस टेस्ट में सोइल को shear बॉक्स में फिल किया जाता है, ये है shear बॉक्स। इस शेयर बॉक्स में सोइल को फिल कर लिया जाता है। जो शेयर बॉक्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इट मीन्स इस सरफेस के अलोंग ये स्लाइड हो सकता है। इस शेयर बॉक्स को एक कंटेनर में रख दिया जाता है जिसको हम कहते हैं शेयर कंटेनर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोइल को इस शेयर बॉक्स में फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको शेयर कंटेनर में रखेंगे। शेयर कंटेनर में रखने के बाद इसके टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस पर 2 पोरस प्लेट लगा दी जाती हैं, जिससे इस पे जब लोडिंग लगाया जाए तो अगर इसमें वाटर रिमूव होता है तो वो इन पोरस प्लेट से रिमूव हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने सोइल को शेयर बॉक्स में रखा, उसके बाद शेयर बॉक्स को उस शेयर कंटेनर में रख दिया जाता है जो कि मशीन के साथ अटैच्ड होता है। इनको फिक्स करने के लिए लॉकिंग पिन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही शेयर बॉक्स को शेयर कंटेनर में रख दिया जाता है उसके बाद आगे का अरेंजमेंट क्या होता है, हम इस पर एक तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे। 2 फोर्स अप्लाई करेंगे, नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स। जब हम इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो इसका सोइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि इस डायल गेज की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो डायल गेज है उससे हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर लेते हैं। उसके बाद जब हम शेयर फोर्स लगाएंगे तो इस शेयर फोर्स, कितनी शेयर फोर्स लगी है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे प्रूविंग रिंग लगाई जाती है। तो जब हम इस पे शेयर फोर्स लगाएंगे तो नीचे देखिए इस पे रोलर लगे होते हैं और ये जो शेयर बॉक्स है ये स्लाइड कर जाता है और ये जो 2 पार्ट में डिवाइड है इसके अलोंग सोइल हमारी शेयर में फेल हो जाती है। अब जब इस पे शेयर फोर्स लगाएंगे और बीच में से ये डिवाइडेड है
तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके लिए एक डायल गेज और लगाया जाता है जो कि इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। तो देखिए इसमें जब हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायल गेज की हेल्प से मेजर कर लिया जाएगा, और जब हम इसमें शियर फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायल गेज की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है। तो चलिए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए नंबर 1, असेंबल दी शियर बॉक्स। जो शियर बॉक्स है इसको हम असेंबल करते हैं। इट मीन्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें सॉइल को फिल करेंगे और इसमें लॉकिंग पिंस लगा देते हैं। असेंबल दी शियर बॉक्स, केयरफुली ट्रांसफ़र दिस सैंपल इन दी शियर बॉक्स। इसमें से कोई सॉइल ली, हमने उस सॉइल को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, उसको हमने कहा सैंपल नंबर 1। उसके बाद इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। नंबर 3, प्लेस दी लोडिंग प्लेट ऑन टॉप ऑफ दी अपर पोरस प्लेट। जब हमने शियर बॉक्स को शियर कंटेनर में रखा उसके बाद इसके ऊपर और नीचे 2 पोरस प्लेट लगा दी जाती हैं। उसके बाद पोजीशन ऑल डायल गेज एंड सेट द रीडिंग टू 0। जितने भी डायल गेज हैं उसको हम 0 पर सेट कर देते हैं। रिमूव द अलाइनमेंट स्क्रू विद होल्ड 2 halves ऑफ द स्क्रू बॉक्स टुगेदर। जो 2 पिन लगी होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं इस तरह से, तो उन पिन्स को हटा दिया जाता है ताकि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट रहे। उसके बाद हम एक कांस्टेंट नॉर्मल फोर्स पे शियर फोर्स अप्लाई करते हैं और जो डायल गेज हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के और प्रूविंग रिंग के हम उनकी रीडिंग नोट करते हैं। तो हम क्या क्या रीडिंग लेते हैं? शियर लोड फ्रॉम प्रूविंग रिंग। प्रूविंग रिंग से हम शियर, कितनी शियर फोर्स लगाई गई है उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। कितना शियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना शियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, या फिर कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डायल गेज की हेल्प से हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी हम डायल गेज की हेल्प से नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सैंपल 1। इसकी रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद शियर बॉक्स को खाली कर दिया जाता है और दूसरी सॉइल उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेम उसको शियर कंटेनर में रखेंगे, पोरस प्लेट रखेंगे, जितने भी डायल गेज हैं उनको 0 रीडिंग्स पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसमें नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स लगाएंगे और उनकी रीडिंग्स हम नोट कर लेते हैं। वो हो गया हमारा सैंपल नंबर 2। उसके बाद सेम वे से हम रिपीट करेंगे, हम सैंपल 3 की भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने सॉइल को शियर बॉक्स में लिया, शियर बॉक्स को शियर कंटेनर में रखने के बाद इसके ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पर पोरस प्लेट लगाई। पोरस प्लेट लगाने के बाद हमने जितने भी डायल गेजेज हैं उनको 0 पे सेट किया। 2 डायल गेजेज हैं, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, और एक है प्रूविंग रिंग जो कि शियर फोर्स की वैल्यू बताएगी। अब इसको हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। हम ऊपर से लोडिंग पैड पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। उस नॉर्मल फोर्स को कांस्टेंट रख के हम शियर फोर्स अप्लाई करेंगे, और कब तक अप्लाई करेंगे? जब तक हमारी सॉइल शियर में फेल ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने नॉर्मल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई कर दी, जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, और उसको हमने कहा N1। अब N1 जब हमने अप्लाई किया तो हम उसको एक साथ 5 किलो न्यूटन नहीं लगाएंगे, उसको 0 से 5 तक लेके जाएंगे।
जब हमने नॉर्मल फोर्स लगाई तो हम यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होता है? नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? नॉर्मल स्ट्रेस की। यहाँ पे हमने नॉर्मल फोर्स लगाई, उसके बाद इसको हम रखेंगे कांस्टेंट और हम शीयर फोर्स की वैल्यू लगाएंगे और उसको इंक्रीज करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? अप्लाइंग शीयर फोर्स एंड इंक्रीजिंग। कब तक इंक्रीज करेंगे? जब तक कि सोइल हमारी शीयर में फेल ना हो जाए। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे शीयर स्ट्रेस में, और जो यहाँ पे जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट सपोज उसको मैं कहूँ कि डेल्टा एक्स, शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन के बीच में कह दो, या फिर डेल्टा एक्स। अगर हमने शीयर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शीयर स्ट्रेन तो जितना चेंज हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोइल के सैंपल में, कितनी लेंथ में चेंज हुआ, और उसको हम उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन होगी उससे भाग कर देंगे, तो हमारी शीयर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट कर देंगे शीयर स्ट्रेन में और शीयर स्ट्रेस में। अब आगे देखिए, शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे आएगी? जो भी शीयर फोर्स लग रही है और उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग कर देंगे तो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। एक्स एक्सिस पे शीयर स्ट्रेन होगा और वाई एक्सिस पे शीयर स्ट्रेस होगा। उसके बाद जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डेंस सैंड का डायग्राम इस तरह से आता है, ये कर्व बनता है, और लूज सैंड का ग्राफ इस तरह प्लॉट होता है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसकी होगी? शीयर स्ट्रेस की। यहाँ से जैसे ये जो पीक वैल्यू है ये होगी डेंस सैंड के लिए मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की। उसके बाद इसके लिए वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे जो भी पीक वैल्यू होगी वो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो स्टेप 1 से और स्टेप 2 से हमने एक तो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमने कैलकुलेट करी सिग्मा n1 और τ1। सपोज करो सिग्मा n1 क्या है? n1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से τ1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? सैंपल दूसरा लेंगे, सैंपल 2 में जो हमने नॉर्मल फोर्स अप्लाई की थी उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, n2 फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो किससे ज़्यादा होगी? n1 से। हमने नॉर्मल फोर्स को बढ़ा के लगाएंगे। तो सेम वे में हम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, n2 डिवाइडेड बाय एरिया। जो हमने नॉर्मल फोर्स लगाई है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से भाग कर देंगे। सेम वे से जब स्टेप 2 में हम τ2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ये किसकी वैल्यू होगी? शीयर स्ट्रेस की। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा n2 और τ2 की। इसी तरह जब हम लेंगे सैंपल 3, तो सैंपल 3 में हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे n3, जो कि ज़्यादा होगी किससे? n2 से। इस तरह हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिग्मा n3 और τ3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू और ये वैल्यू। 3 सिग्मा n1 हो गए नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा n1, सिग्मा n2, सिग्मा n3। उसके बाद 3 शेयर स्ट्रेस हो गए, τ1, τ2 एंड τ3। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 सैंपल की 3 वैल्यू या 3 रीडिंग आ चुकी हैं। सिग्मा n1, τ1 क्या है? शियर स्ट्रेस एट फेलियर, ये τ1 है। ऐसे हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो τ2 आ जाएगा। तो τ1 क्या है? शियर स्ट्रेस है कब? जब सोइल में शियर स्ट्रेस में फेल हो रहा है। तो उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में। अब देखो हमने यहाँ से देखा था n2 नॉर्मल फोर्स लगाया वो n1 से ज़्यादा था, जब हमने n3 फोर्स लगाया तो वो n2 से ज़्यादा था। तो सेम जब हम τ1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम τ2 की वैल्यू आएगी τ1 से ज़्यादा
और टो 3 की वैल्यू आएगी टो 2 से ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा था कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो किसका कंपोनेंट होता है, नॉर्मल लोडिंग का या नॉर्मल स्ट्रेस का। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सी, सोइल में जो कोहेजन होगा वो। उसके बाद वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस है फेलियर पे और एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस है। तो जब हम पहला ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो सपोज करो ये जो वैल्यू आई है, ये आई है सिग्मा n1 और टो 1, मतलब ये तो सिग्मा n1 हो गया नॉर्मल स्ट्रेस है और ये टो 1 हो गया। उसके बाद दूसरा जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा सिग्मा n2 और टो 2। उसके बाद तीसरा होगा वो होगा सिग्मा n3 एंड टो 3। उसके बाद इस लाइन को हम मिला देंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा फाई, और फाई क्या है हमारा, फाई है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और सी है कोहेजन। तो इस तरह से हम सोइल की शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जहाँ भी डाउट हो। इसके बाद एग्ज़ाम में कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज देखें हम। नंबर 1, दिस टेस्ट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू परफॉर्म। सिंपल टेस्ट है, परफॉर्म करना ईजी है। दूसरा है द अपरेटस इज़ रिलेटिवली चीप। ये जो अपरेटस यूज होते हैं इस टेस्ट में वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते एज कम्पेयर टू ट्राईएक्सियल टेस्टिंग। ट्राईएक्सियल टेस्टिंग में जो अपरेटस यूज होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट शियर टेस्ट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू परफॉर्म। टाइम बहुत कम लेता परफॉर्म करने में। सोइल को हमने शेयर बॉक्स में रखा, उसके बाद नॉर्मल लोडिंग लगाई और शेयर फोर्स लगाई, उसके बाद हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। तीसरा है इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर ड्रेन टेस्ट ऑन सैंडी सोइल। उसके बाद ये जो टेस्ट आइडियली है वो सैंडी सोइल के लिए आइडियली है। कैसे कि क्योंकि सैंडी सोइल की ऐसी सोइल जो ड्रेन्ड कंडीशन में हो और उसको हम परफॉर्म करें, क्योंकि इसमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई भी ड्रेनेज वाल्व अवेलेबल नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसमें, देखो अगर हम देखें कि इसमें जो सॉइल जो फेल हो रही है इसी प्लेन के अलोंग फेल हो रही है, क्योंकि ये जो पोर्शन है बॉक्स का ये दो भागों में डिवाइड है, यहाँ भी सोइल है और यहाँ भी सोइल है। तो हमेशा इसी प्लेन के अलोंग सोइल फेल होगी। तो फेलियर प्लेन क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड हो गया। बाकी एक्चुअल में ऐसे नहीं होता कि सोइल हमेशा एक ही प्लेन के अलोंग फेल हो। इसमें फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड है जो कि गलत है। उसके बाद है नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज। ड्रेनेज पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसमें पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए कोई भी वाल्व अवेलेबल नहीं होता जिससे हम चेक कर सकें कि सोइल में कितना पोर प्रेशर डेवलप हुआ है। उसके बाद है टो 1 और सिग्मा 1 कैलकुलेटेड इन दिस टेस्ट आर इनकरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ जो हमने टो 1 और सिग्मा 1 की नॉर्मल स्ट्रेस की और जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो भी इसमें गलत आती हैं। तो ये इसके एडवांटेज हो गए और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लीट, तो कंप्लीट क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद इसका प्रोसीजर लिखेंगे कि कैसे कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। तीसरा क्या रहेगा कि इसके रिजल्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट जिसमें कि ग्राफ बना के दिखाना है। और चौथा रहेगा कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आपने लिखने होंगे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक डायरेक्ट शेयर टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, उसके बाद वेन शेयर टेस्ट, और वेन शेयर टेस्ट के बाद ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।